हेलो गैस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटीईटी का साइंस मैराथन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बार बार आपके एग्ज़ाम्स में जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और इस बार भी जो है 100% गारंटी है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्वेश्चंस को और सीखते हैं, देखते हैं साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है सीटीईटी एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चंस है कि बांझपन रोधी विटामिन है, यानी कि बांझपन के इलाज के लिए किस तरह के विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बांझपन के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। ये जो है नपुंसकता के लिए जो है इस विटामिन का प्रयोग में हम लोग लाते हैं, या लेडीज़ में बांझपन के लिए विटामिन ई का प्रयोग में लाते हैं। विटामिन से रिलेटेड कुछ और जो है हम चीज़ों को जान लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें यह भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में फैट सोल्यूबल इसको बोलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल में आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये तीनों चारों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। फिर एक आ जाता है आपका पानी में घुलनशील, पानी में, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन। तो पानी में कौन कौन सा है? तो पानी में बाकी का जो बच गया वो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ पूछा जाता है। तो वसा में देख लीजिए ए, डी, ई और के, ये चारों वसा में है और ये दो बी और सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो ये एक बात होगी। उसके बाद सारे विटामिन, एक और विटामिन जो है विटामिन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो विटामिन के जो है इसका काम होता है, क्या काम होता है विटामिन के का? काम क्या होता है? इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, ठीक है। इसका ये काम होता है विटामिन के का। अगर पूछे कि विटामिन के का क्या काम होता है शरीर में, तो जब हमारा शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो वहाँ रक्त का थक्का जम जाता है विटामिन के कारण। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा? रक्त जो है निकलता जाएगा और आदमी को और वो खतरा पैदा कर सकता है। तो विटामिन के का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये एक बात हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए, गोपनीयता बरकरार रखने के लिए हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम चीज़ों को, डाटा को अपने मोबाइल में जो भी है हम पासवर्ड लगा कर रखते हैं ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना कर सकें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख रहा है कि जलीय तथा कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है? तो ये यूट्रिकुलेरिया जो है, यूट्रिकुलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूट्रिकुलेरिया का क्या काम होता है? ये जल के अंदर जो है ना छोटे छोटे जीव जंतु या कीड़े मकोड़े को जो है ये खाने का काम करता है। तो ये जलीय पौधा है जो जल के ही अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जीव जंतु को खा के जो है जिंदा रहता है। तो यूट्रिकुलेरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समय ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग और सीखते भी जाएंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम जो है बढ़िया परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक
नहीं है पूछा है। देखिए बार बार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, नहीं पे फोकस नहीं करते हैं और उल्टा आंसर को पिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें उल्टा आंसर पिक नहीं करना है। और जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेबर, WEBER, वेबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन कौन सा होता है भाई, फिर देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, मैग्नेटिक FIELD फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का इसका यूनिट क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो होता है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा क्या होता है, टेस्ला भी होता है, TESLA, टेस्ला भी होता है। ठीक है, और इसका एक और क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में, और गॉस भी दिया हुआ है। ठीक है, गॉस GAUSS। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ये वन गॉस और टेस्ला में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देख लीजिए, वन गॉस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो ये तीनों जो है वेबर, टेस्ला और गॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के यूनिट है। तो कौन सा नहीं है, तो वेबर जो है ये नहीं है। तो वेबर फिर क्या है भाई, तो वेबर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसको इरेज कर देता हूँ नीचे वाला। तो वेबर जो है यहाँ पे देखिएगा, वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, यूनिट है। तो ये हमें याद रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर। क्वेश्चन हम कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पानी का भारीपन यानी कि हार्ड वाटर जो है हार्ड किस कारण से होता है, वाटर जो है वो हार्ड किस कारण से होता है। ठीक है, वाटर जो है हार्ड किस कारण से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो हार्ड होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण जो है मैंने प्रेजेंस के कारण बोल सकते हैं कि प्रेजेंस के कारण वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो है क्लोराइड और सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मिनरल्स है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं, मिनरल्स है, ये पानी में होना चाहिए। और पीने वाले पानी में, पोर्टेबल वाटर में जो है इसका होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हम लोगों ने जाना है। फिर आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। ठीक है, तो कह रहा है कि अणु और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है, कैसे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन और अणु और परमाणुओं में, तो ये जो है चक्रीय गति और कक्षीय गति दोनों के कारण जो है, इसको यूज कर देते, दोनों के कारण जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कक्षीय गति अपनी कक्षा में जो गति करता है, ऐसे कक्षीय गति, ये अपनी एक कक्षा है
जिसमें वो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या अणु या पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक कक्षीय गति के कारण होता है। और दूसरा क्या होता है, चक्रीय गति के कारण। चक्रीय इन द सेंस कि कोई ये पार्टिकल है, ये आगे तो बढ़ ही रहा है, साथ में ये रोल भी कर रहा है, ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कक्षीय और चक्रीय दोनों गति के कारण जो है क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, अणुओं और परमाणुओं में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करता है, जिसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ, इसको समझे हम लोग। ये पुराना क्वेश्चन है, ये इसको एज कर देता हूँ। रेंडमली हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है पिक किए हैं, जो बार बार रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है। ठीक है, अधिक से अधिक अणु है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ऑप्शंस में देखिए दिया हुआ है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन है, फिर 1 ग्राम नाइट्रोजन है, फिर 1 ग्राम CH4 है, 1 ग्राम क्या है, CH4 है, और क्या है 1 ग्राम CO2 है ये। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि इसमें बोल रहा है ना टोटल की अणुओं की संख्या कितना होगा, तो ये कैसे हम पता करेंगे कितना अणु है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए सिर्फ 1 ग्राम में पूछा जा रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल H2 में टोटल कितना अणु होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम 1 ग्राम में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए H2 में जो है टोटल होता है, टोटल जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये सारे में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये भी है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका जितना भी मास हो रहा है ना, 1 ग्राम का मास कितना हो रहा है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना होगा भाई, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, आ जाओ देखो यहाँ तो लाइट आ रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले मास निकाल लेते हैं, एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 अणु हाइड्रोजन है ना, 2 है ना हाइड्रोजन, तो 1 गुना 2, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, टोटल वेट 2 है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और गुना 6 इतने अणु हो जाएंगे 1 ग्राम में। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम N2 का भी निकाल लेते हैं, N2 का भी निकाल लेते हैं। देखिए N2 का कितना होता है एटॉमिक वेट 7 होता है, 2 अणु है, N2 है, नहीं 2 है ना, तो 14 होता है एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का, तो 14 इंटू 2 यानी कि 28 हो गया ना। तो यहाँ देखिए 1 ग्राम में बोल रहा है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में तो 1/28, टोटल वेट इतना है, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा 1/28। तो 1/28 को आप अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/28 को सोल्व करोगे तो 0.03 आएगा, 0.035 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 0.035 इंटू इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम देखिए, इसी तरीके से एक CH4 भी दिया है, 1 ग्राम CH4 है, 1 ग्राम CH4 है, कितना वेट हो जाएगा इसका, देखो C का 12 हो गया प्लस H4 1 गुना 4 कितना हो गया 12×4 16 टोटल वेट है। ठीक है, टोटल वेट 16 यानी कि 16 ग्राम में जो है ये इतना है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 16 ग्राम में टोटल 6.022 इंटू 10⁻
23 अणु है 16 ग्राम में, टोटल 16 ग्राम, यानी CH4 के 16 ग्राम में टोटल इतना है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/16 होगा कि नहीं होगा, तो 1/16 जो है यहाँ पे हो जाएगा 1/16, या इसको आप डिवाइड करोगे ना 1/16 को तो ये 0.06 भी आ जाएगा। तो आप देख लो 0.06 डायरेक्ट लिख सकते, 0.06 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक इसी तरीके से इसको भी करेंगे। CO2 का देख लेते हैं एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, तो C का हो गया 12, ये 16 है, ये 2 अणु है O2, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुना 2, 16 गुना 32 और 12 44, तो 44 ग्राम में आप बोल सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स है का CO2 में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1/44 हो जाएगा, 1/44 हो जाएगा 1 ग्राम के लिए। ये टोटल 44 है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/44, तो यहाँ पे 1/44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/44 को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 1/44 आ जाएगा 0.02 के बराबर आएगा, तो 0.02 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से जो है हम इसका निकालते हैं, यानी कि मेन कंसेप्ट क्या है एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं कि एक ग्राम को हटाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, तो हाइड्रोजन में कितने अणु है, तो हाइड्रोजन में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन में कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है, सारे में 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन का मास कितना है, यानी कि हाइड्रोजन का मतलब इसका जितना मास है उतने में, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 2 है, तो 2 ग्राम में इतने मोलिक्यूल्स हैं। अगर यहीं पूछ दे कि सिर्फ हमको 1 ग्राम में या 0.5 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, तो आप बता सकते हो 1/0.5 कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम एटॉमिक मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल कितने अणु हैं। फिर अगला देखिए बोल रहा है कि 1.45 ओम, 0.05 ओम और 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है कि 1.5 ओम है, 1.5 ओम है, ऐसे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। 1.5 ओम है, दूसरा कितना है, दूसरा है आपका 0.05 और तीसरा 0.25 ओके, सो दिख रहा है, तो 0.25 है। तो इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध जो है हमको निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब तीनों को हमको जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जब भी होता है ना, श्रेणी क्रम में सीरीज में जब भी होता है, सीरीज में यानी कि श्रेणी में जब भी हमसे पूछे ना, तो कुछ नहीं करना है, सारे को जोड़ देना है। तो सारे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1.5 ये ओम में है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ओम में है, तो 1.5 है, फिर है 0.05 भी दिया है और 0.25 भी दिया है। इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, 0.8 यानी कि 1.80 आ रहा है। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बाबू, समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा आपका कितना आया था, 1.80 ओम आया था। तो ये हो गया। अगर यही चीज़, अगर सेम चीज़ आपको बोल देता कि अगर सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, फिर हम क्या करते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, पैरेलल का कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। पैरेलल का कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ 2 है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पैरेलल में कुछ नहीं करना है, हमको उल्टा कर दें। जैसे सीरीज में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को जोड़ दिया ना, R1। सीरीज में क्या होता है, SERIES। सीरीज में क्या होता है, R1 R2 R3, जितने भी रेजिस्टेंस है उसको आप सिर्फ जोड़ दो
समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। पैरेलल में क्या हो जाएगा, PARALLEL, पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/R1 हो जाएगा, ये 1/R2 हो जाएगा, ये 1/R3 हो जाएगा, और जितने प्रतिरोध दिया हुआ सारे को 1 करके हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो पैरेलल में इस तरह से हम जोड़ते हैं, सीरीज में डायरेक्टली, सीरीज मतलब सीधा सीधा, तो सीधा सीधा जोड़ दो। पैरेलल में 1 करके जोड़ना है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 1/2 हो जाएगा R1, और 1/R2 ये हो गया, R2 इसको मान लेते हैं, R1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/R1 और 1/R2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। 2/2 = 1, समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए फार्मूला लगा के कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट में है, देखिए इसमें कि इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं, मीन मतलब मछली नहीं है। ठीक है, तो मछली कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, फुफ्फुस मछली दिया हुआ है, रजत मछली दिया हुआ है, बिल्ली मछली दिया हुआ है, कुत्ता मछली दिया हुआ है। देखिए देखने में तो लग रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं, बिल्ली मछली क्या होता है, कुत्ता मछली क्या होता है, लेकिन ये होता है। समुद्रों में इस तरह की मछली पाया जाता है, खास करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इस तरह की मछली पाया जाता है, जिसको कैट फिश, डॉग फिश ये सब होता है। हमारे यहाँ ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ना सारे मछली होता है, सिर्फ रजत मछली को छोड़ के। रजत मछली कोई मछली नहीं है, बस ये मनगढ़ंत यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया है, जिसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुफ्फुस मछली, यानी कि फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली और कुत्ता मछली, ये तीनों मछली है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता है, तो रजत मछली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रजत मछली जो है इसका कैल्शियम है, कॉपर, जिंक और आयरन। आपको बताना है कि केलेमाइन किस धातु का अयस्क है, सॉरी केलेमाइन है, केलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि केलेमाइन जिंक ब्लेड और जिंकाइट, ये इसको हिंदी में लिख देते हैं जिंकाइट, ये तीनों क्या है, जिंक के अयस्क है। क्या है, जिंक के अयस्क है। ये तीनों क्या है, जिंक के अयस्क है, जिंक के अयस्क है। केलेमाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइट। तो इसमें ना केलेमाइन के ही बारे में ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि देखो जिंक ब्लेड और जिंकाइट ये पता चल रहा है कि ये जिंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिंक से रिलेटेड है, तो इस तरह का नाम आपको सीधा सीधा नहीं पूछेगा, क्योंकि आप बता दोगे। तो ये पूछ लेता है क्या, केलेमाइन। तो इसको याद कैसे रखना है, जिंक मतलब जा केला लेके मेरे लिए आ, जिंक केलेमाइन, जिंक केलेमाइन, जा केला लेके आ। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, केलेमाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइट, ये क्या है, जिंक के ही अयस्क है। क्या है, जिंक के ओर्स है, ओर्स ऑफ जिंक है। ओके, सो एक ये क्वेश्चंस हो गया। फिर आगे देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। हाँ, करे कि ये क्वेश्चन है 137 नंबर्स पे, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। ठीक है, यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में दिया है पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में आपको पता है, यहाँ देखिए 3-3, 4-4 अणु जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, C6H12 और O6 ग्लूकोज। ये देखिए C6H12, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो स्वाभाविक रूप से ये यौगिक में आएगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि न्यूनतम संभव ताप क्या है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ 0 डिग्री C, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और -273 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में है -273 केल्विन। ठीक है, तो जो संभव ताप है ये है -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा कि -273 डिग्री सेल्सियस तक, नीचे तक टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं
कि कोई भी वस्तु को अगर ठंडा करेंगे हम तो ये -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। उसके बाद अगर ठंडा करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा वो कितना ठंडा है, यानी 274 है, 275 माइनस में है, कितना है। तो हम मैक्सिमम जो है इतने तक रीडिंग ले सकते हैं, या कह सकते हैं कोई वस्तु अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो -273 तक ठंडा हो सकता है, बहुत से ज़्यादा। तो ये एक बात होगी। तो अधिकतम क्या क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि न्यूनतम संभव टेम्परेचर, तो ये 273 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण की एक विधि है। सांद्रण इन द सेंस सेग्रीगेशन या अलग करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं फेन उत्प्लावन विधि भी एक अयस्क या ओस को जो है अलग करने की एक प्रक्रिया। चुंबकीय विधि से भी हम दो चीज़ों को अलग करते हैं, चुंबक की सहायता से अट्रैक्ट करके एक को साइड में दूसरे को दूसरे साइड में अलग करते हैं। ठीक है, फिर गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि जो है ये भी सांद्रण की एक प्रक्रिया है, टाइप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निस्तापन। निस्तापन कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण हम दो चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है निस्तापन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 141 नंबर पे, बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना होगा कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना, पृथ्वी है ये, पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना वहाँ पर ग्रेविटी 0 हो जाता है। और जब ग्रेविटी 0 हो जाएगा तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा। कैसे, देखो वस्तु का मान लो मास m है, ठीक है, तो भार क्या हो जाता है, भार क्या हो जाता है, वेट, भार क्या होता है m इंटू जी होता है। अगर मान लो g 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, भार ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ केंद्र पे क्या होता है, सेंटर पे g = 0 हो जाता है। क्या होता है, g = 0 हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वस्तु का भार जो है सेंटर पे सबसे कम हो जाएगा। तो फिर एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि फिर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक ध्रुव पे होता है, पोल पे होता है, वहाँ जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक कहाँ होगा, फिर मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम हो जाएगा पोल पे। फिर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में